गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, ये 8 मार्क्स के तौर पर 2 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स के रूप में जनरली पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि कंपनी एंड पार्टनरशिप में अंतर क्या है। अंतर समझने के लिए हमने 3 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी जो अंतर का आधार क्या है, फिर यहाँ पर कंपनी के बारे में और फिर उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में। तो देखिए फर्स्ट है मीनिंग। मीनिंग के बेसिस पे क्या अंतर है दोनों में। देखिए कंपनी is an artificial person created by law, having separate legal existence and perpetual succession. अब यहां पर देखिए ये कंपनी का मीनिंग है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और ये इसका जन्म है वो कानून के अनुसार होता है। इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लीगल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन, यानी यदि कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, तब भी कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में रहती है। तो ये कंपनी का मीनिंग है। अब पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है ये भी समझते हैं। इट इज ए रिलेशन between partners who agree to share profits of a business carried by all or any of them for all। अब देखिए जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप का वो बहुत ही आसान है कि पार्टनरशिप इट इज ए रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं किसी फर्म के, उनके बीच के रिलेशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। तो इट इज ए रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए किसी बिजनेस का सहमत हुए हैं, और इस प्रकार का जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा या सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर किसी एक के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी एंड पार्टनरशिप में दोनों में अंतर क्या है। कंपनी का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। दूसरी तरफ पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस carried by all or any of them for all।
तो दोनों का डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। तो एक तो डिफरेंस ये मीनिंग के आधार पर है। सेकेंड डिफरेंस की हम बात करते हैं रेगुलेटिंग लॉ। रेगुलेटिंग लॉ। अब देखिए किस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपनी रेगुलेट की जाती है, किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप रेगुलेट की जाती है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट है कंपनी। तो कंपनी है द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रेगुलेट की जाती है। और पार्टनरशिप है ये द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रेगुलेट की जाती है। ओके, तो आप समझ गए हैं, आपने कंपनीज एक्ट है वो आप पढ़ रहे हैं अपने इस सेकेंड ईयर में, और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये आपने 12th में शायद पढ़ा है। और कुछ पार्ट्स हैं इसके बारे में आपने जो आपके फर्स्ट ईयर है उसके अंदर भी कुछ पढ़ा है। अब देखिए नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है क्रिएशन। नेक्स्ट है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब ये इसका कंपनी एंड जो पार्टनरशिप है इन दोनों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो कंपनी है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है ना। यानी जो कंपनी है इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, और जो पार्टनरशिप है उसका इट इज क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन two and more persons। अब देखिए यदि हमें पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना हो तो उसके लिए दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है वो आपस में मिलकर पार्टनरशिप का जो एस्टेब्लिशमेंट या क्रिएट कर सकते हैं। बट कंपनी के लिए कंपनी का जो क्रिएशन है वो लॉ के द्वारा होता है। कंपनी प्रमोटर्स के द्वारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवाया जाता है, और उसके बाद जो कंपनी है वो अपने एग्जिस्टेंस में या अस्तित्व में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस का, और इसमें है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। सॉरी अच्छा क्रिएशन हो गया, उसके बाद अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। अब देखिए जो कंपनी है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, ठीक है ना। इसका रजिस्ट्रेशन है कंपनी का, ये है कंपलसरी, यानी किसी भी प्रकार की कंपनी का जो संचालन है बिना उसके रजिस्ट्रेशन के संभव नहीं है। इसलिए कंपनी चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो या अन्य किसी भी प्रकार की कंपनी हो, ईच एंड एवरी कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी। अब देखिए इसके अंदर आपको एक बात समझना है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कब नहीं है। जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप है उसमें मैक्सिमम जो पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में,
तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अधिकतम 100 हो सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट अधिकतम कितने कर सकती है पार्टनरशिप फर्म में, मेंबर्स जो पार्टनर्स की संख्या 100 कर सकती है, बट वर्तमान के अंदर अधिकतम 50 जो है पार्टनर्स है वो पार्टनरशिप में हो सकते हैं। और यदि इस नंबर से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा भी अदर कुछ प्रोविजंस है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो भी उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, पर दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन वो डिफरेंट प्रोसेस के तहत होता है और जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन डिफरेंट लॉ एंड डिफरेंट प्रोसेस के अंदर जो है पूरा होता है। पर जनरली पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता, बल्कि कंपनी जो है बिना रजिस्ट्रेशन के कार्य नहीं कर सकती। कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ओके, ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी अब देखिए, कंपनी है उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, यानी इट हैज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, इट हैज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। और पार्टनरशिप के पास इट हैज नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब देखिए, जो कंपनी है उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है। कंपनी कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनी अदर पर्सन विद इन द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। यानी जो पार्षद सीमा नियम है, कंपनी का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो मेमोरेंडम है, उसकी लिमिट के अंडर कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है। बट यदि हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के पास इस प्रकार के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। जो पार्टनरशिप एक जो है एक पर्सन नहीं है, एक रियल पर्सन नहीं है, एक जो जिसको हम कानून की नजर में लो इन द आइज ऑफ लॉ पार्टनरशिप इज नॉट ए पर्सन, ठीक है ना। तो इसलिए पार्टनरशिप पर्सन नहीं है, इसीलिए पार्टनरशिप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। हाँ, पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने वो कर सकते हैं यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम है। बट कंपनी इटसेल्फ हैज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी and can make contract with another within the scope of memorandum of association। तो ये जो पॉइंट्स है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के आधार पर भी आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को नोट करें वीडियो पॉज करके। ओके, हमने 5 पॉइंट्स है या जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है उनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट्स या बेसिस ऑफ डिफरेंस उसको समझेंगे। तो मैं इनको एक बार साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है लीगल एग्जिस्टेंस। लीगल एग्जिस्टेंस
अब देखिए कंपनी इट हैज ए सेपरेट लीगल existence apart from its members। अब देखिए जो कंपनी है, कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी जो कंपनी के सदस्य हैं उनसे पृथक अस्तित्व है, ठीक है ना। और पार्टनरशिप का क्या है, इट हैज नॉट ए सेपरेट लीगल existence apart from its partners। अब देखिए जो कंपनी है और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कंपनी के मेंबर से सेपरेट है, बट पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप का जो अपने पार्टनर से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस उसके पार्टनर्स के साथ ही है। एक प्रकार से जो पार्टनरशिप की जो असेट्स है वो जो पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स है उनकी असेट्स मानी जाती है, बट जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की जो असेट्स है वो कंपनी के मेंबर्स की नहीं होती है, उस पर केवल जो राइट है वो कंपनी का ही होता है। मेंबर्स की जो असेट्स है उस पर केवल मेंबर्स का राइट्स है इंडिविजुअल, बट कंपनी का राइट्स नहीं है। इसलिए क्या है, कंपनी के केस में कंपनी तथा जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, दोनों अलग अलग हैं, बट पार्टनरशिप के अंदर दोनों अलग नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम मेंबर्स। 7th नंबर पॉइंट, मिनिमम मेंबर्स। अब देखिए यदि कंपनी है तो कंपनी के केस में सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए 7 मेंबर्स, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी इसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स। उसके बाद जो ओपीसी है, ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी, और इसके अंदर जो मिनिमम है वो 1 यानी 1 मेंबर्स होना जरूरी है। तो देखिए कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1। तो इस प्रकार से ये मिनिमम मेंबर्स का जो संख्या है। जब हम पार्टनरशिप का बात करते हैं तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पार्टनर, यानी कम से कम जो 2 पार्टनर होने जरूरी है पार्टनरशिप फर्म में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट मैक्सिमम के पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम मेंबर्स, अब देखिए जो कंपनी है, कंपनी के केस में जैसे उसी तरीके से हम समझते हैं पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी में क्या है, अनलिमिटेड, यानी कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कोई मेंबर्स का सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट का। प्राइवेट के अंदर जो 200 ये उसका मैक्सिमम लिमिट है, यानी अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं।
ओपीसी की हम बात करें तो ओपीसी के अंदर कम से कम भी एक और अधिकतम भी एक, यानी केवल जो है एक ही सदस्य ओपीसी में हो सकता है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में जो अधिकतम 50 पार्टनर्स, अब देखिए अधिकतम 50 हो सकते हैं, 50 साझेदार, ठीक है ना, परंतु गवर्नमेंट चाहे तो 100 तक जो है अलाउ कर सकती है। 100 पार्टनर्स इफ अलाउड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैसे जो लिमिट है मैक्सिमम का वो 50 है, बट गवर्नमेंट कैन अलाउ अप टू द लिमिट ऑफ 100 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस में लायबिलिटी। अब देखिए जो ये 9th पॉइंट है, अब जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी है वो किस प्रकार की है, और पार्टनरशिप फर्म है उसका लायबिलिटी किस प्रकार से। तो कंपनी का जो लायबिलिटी है वो एक प्रकार से लिमिटेड लायबिलिटी, जब कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर स्टैब्लिश की जाती है तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, और जनरली कंपनी का स्टैब्लिशमेंट लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर ही करवाया जाता है। बट यदि अनलिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो फिर लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बट जनरली जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। आप कंपनी के नाम के आगे देखते हैं कि उसके आगे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखिए ये जो लायबिलिटी है वो दो प्रकार से लिमिटेड हो सकती है, एक तो अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑन शेयर्स। देखिए जो शेयर्स पर अनपेड अमाउंट है वहां तक जो उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है जो कंपनी के मेंबर्स का। दूसरा है अप टू द अमाउंट, अप टू द गारंटी। अब देखिए यदि कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी के समापन पर किसी प्रकार के गारंटी का कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस किया है तो उस केस में गारंटी की अमाउंट तक जो मेंबर्स का लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है, और अदरवाइज जो अनपेड वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑन द शेयर्स या ऑफ द शेयर्स वहां तक कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। बट हम बात करें पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। और एक बात ध्यान रखना है कि इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स लायबल फॉर डेब्ट ऑफ फर्म्स विद देयर इंडिविजुअल असेट्स और प्रॉपर्टी, यानी जो पार्टनरशिप है उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, और फर्म के डेब्ट को के रीपेमेंट के लिए जो पार्टनर्स का इंडिविजुअल असेट्स है, प्रॉपर्टी है, उनका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी के केस में लायबिलिटी है लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे, एक तो जो शेयर्स पर अनपेड अमाउंट है, यदि 10 रुपए का शेयर है और उस पर जो है 6 रुपीज का पेमेंट कर दिया ऑलरेडी मेंबर्स ने, तो 4 रुपीज है वो कंपनी डिमांड कर सकती है। और इसके बाद यदि कोई गारंटी दी जाती है, जनरली गारंटी ऐसी कंपनियों में होती है जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाती है।
सेक्शन 8 में वो कंपनियां हैं जिनका पर्पज को चैरिटेबल पर्पज हो, चैरिटी फॉर द चैरिटी पर्पज और एनी सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है ना, इस प्रकार की कंपनियां हैं, वो जनरली गारंटी द्वारा लिमिटेड होती है। ओके, इसके बाद ये 9th पॉइंट्स हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस के कवर कर लिए हैं, आप उनको नोट करें। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस में है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखिए जो कंपनी है उस केस में क्या है, मेंबर्स कैन ट्रांसफर शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी without any consent of members। अब देखिए जो कंपनी के केस में क्या होता है कि कोई भी मेंबर है वो अपने शेयर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है बिना कंपनी के किसी मेंबर की सहमति के, ठीक है ना, ये पब्लिक कंपनी के अंदर होता है। दूसरी तरफ हम बात करें पार्टनरशिप के अंदर, तो पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर their share without the consent of all partners। अब देखिए ये बहुत सिंपल है कि कंपनी के केस में यदि पब्लिक कंपनी है तो जो मेंबर्स हैं वो बिना किसी दूसरे मेंबर की सहमति के अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी सभी साझेदारों की सहमति के बिना पार्टनरशिप में कोई पार्टनर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट ऑन द प्रॉपर्टी। राइट ऑन द प्रॉपर्टी। अब देखिए जो कंपनी है, कंपनी की प्रॉपर्टी पर जो है मेंबर का राइट नहीं होता है और ना ही मेंबर की प्रॉपर्टी पर कंपनी का राइट होता है। अब देखिए जो the company has no right on members property and members has no right on company's property। बहुत सिंपल है कि मेंबर का जो राइट है वो कंपनी के प्रॉपर्टी पर नहीं है और कंपनी का राइट मेंबर्स की प्रॉपर्टी पर नहीं है। और जो पार्टनरशिप में क्या होता है, ऑल पार्टनर्स हैव राइट्स ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है उस पर पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनका फुल राइट्स होता है यूज करने का, उनको सेल करने का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, अंतर का आधार, उसको समझेंगे। पावर, अब देखिए कंपनी जो है, कंपनी और इट कैन यूज एनी पावर within the scope of मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो कंपनी के पावर है वो लिमिटेड है एक प्रकार से। जो कंपनी मेमोरेंडम है, पार्षद सीमा नियम है, उसकी सीमा के अंदर ही कंपनी अपने पावर्स का यूज कर सकती है। दूसरी तरफ हम बात करें पार्टनरशिप में, जो पार्टनरशिप कैन यूज एनी पावर allowed to its partners। देखिए जो पार्टनर्स के अधिकार हैं उन सभी अधिकारों को पार्टनरशिप फर्म के द्वारा यूज में लिया जा सकता है, बट कंपनी के केस में जो राइट्स होते हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड कैसे कि जो मेमोरेंडम है उसके अंदर जो राइट्स डिफाइन किए गए उन्हीं का कंपनी के द्वारा यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट, कंपनी है, कंपनी का मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो सिलेक्शन है या बोर्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट है, फॉर्मेशन है, वो कंपनी के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या बोर्ड है वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। उसके बाद पार्टनरशिप के अंदर बात करें तो बाय ऑल पार्टनर्स और एनी वन फॉर ऑल। जो पार्टनरशिप का जो मैनेजमेंट है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जा सकता है या सभी के बिहाफ पर किसी एक पार्टनर्स के द्वारा किया जा सकता है। तो ये 13 जो डिफरेंस है पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर, इनको हमने कवर कर लिया। कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको भी हम पढ़ेंगे, तो आप इनको नोट करें। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी एविक्शन, उत्तराधिकार। तो कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन
it has no perpetual succession. अब देखिए, परपेचुअल सक्सेशन को समझने के लिए एक बात समझना है कि यहाँ पर कंपनी के समापन की बात हो रही है या पार्टनरशिप के। देखिए, यदि कंपनी के केस में जो कंपनी के मेंबर्स का डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि पार्टनरशिप के अंदर कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो पार्टनरशिप का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है और पार्टनरशिप के पास परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 नंबर पॉइंट का, डिसीजन। अब देखिए, जो डिसीजन को हमें डिसीजन से पहले हम म्यूचुअल एजेंसी के पॉइंट्स को समझते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल एजेंसी में क्या सिस्टम है। कंपनी के केस में जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, मेंबर्स आर नॉट म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, बट पार्टनर्स हैज म्यूचुअल रिलेशन, हैज म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। अब देखिए, जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के पारस्परिक एजेंट भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसीजंस का। डिसीजंस का अब देखिए, जो डिसीजन है कंपनी के केस में उसके अंदर दो प्रोसीजर्स काम में लिए जाते हैं। एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और दूसरा है स्पेशल रिजोल्यूशन। देखिए, जनरली कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें एक साधारण प्रस्ताव पारित करके और एक विशेष प्रस्ताव, साधारण के अंदर जो सिंपल मेजॉरिटी देखी जाती है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, और जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके अंदर हम जो एक प्रकार से जो मोर देन जो ऑर्डिनरी जो मेजॉरिटी है उसको हम चेक करते हैं। और पार्टनरशिप के केस में क्या है, यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी यूनानिमस कंसेंट का मतलब क्या है कि सभी साझेदार की सर्वसम्मति से ही द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है ना, तभी कोई कार्य है या डिसीजन है पार्टनरशिप में किया जा सकता है। बिना
सभी के कंसेंट के जो है डिसीजन पार्टनरशिप में नहीं लिया जाता, बल्कि कंपनी के केस में क्या है, यदि किसी कंपनी के अंदर 10 मेंबर है और कंपनी के अंदर कोई कार्य ऐसा है जिसको करने के लिए केवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, तो 10 में से यदि 6 मेंबर्स हैं वो एक तरफ उस कार्य को करने के लिए सहमति दे देते हैं तो फिर वो कार्य किया जाता है, फिर वो डिसीजन फाइनल होता है। परंतु पार्टनरशिप के अंदर यदि 10 पार्टनर है और 10 के 10 उस कार्य को करने के लिए सहमत नहीं है, तब उस केस में कोई भी डिसीजन है पार्टनरशिप में नहीं लिया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अब देखिए कंपनी के केस में अकाउंट्स मेंटेन से रिलेटेड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ऑडिट से रिलेटेड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, फाइलिंग रिटर्न्स, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मीटिंग है उससे रिलेटेड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। तो कंपनी के पास बहुत सारी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, यानी वैधानिक जिम्मेदारी या एक तरीके की बाध्यताएं हैं, बट जो पार्टनरशिप है उसके पास उतनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स यानी जो बहुत लिमिटेड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है पार्टनरशिप के पास कि केवल उसे जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस पर जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है। बट कंपनी के केस में तो ढेरों ऑब्लिगेशन है, जिसमें अकाउंट मेंटेन करना है, ऑडिट किस प्रकार से करवाना है, और ऐसे टैक्स का पेमेंट है, एनुअल रिटर्न्स फाइल करने हैं, कंपनी का मीटिंग किस प्रकार से जो कंडक्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। अब देखिए जो कंपनी है उसका डिसोल्यूशन का मतलब समापन। कंपनी का समापन कैसे होता है? बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसेस और पार्टनरशिप का समापन कैसे होता है? बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब देखिए सभी यदि साझेदार मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टनरशिप का समापन करना है तो पार्टनरशिप का वो समापन हो जाता है। और उसके बाद एक पॉइंट्स और है इसमें जो बेसिस ऑफ डिफरेंस में इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी जो दिवालियापन का प्रभाव। अब देखिए यदि कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसका प्रभाव उसके मेंबर्स पे नहीं पड़ता है, यानी मेंबर्स दिवालिया होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कंपनी कभी एक प्रकार से दिवालिया नहीं होती है, कंपनी बैंकरप्ट होती है जब कंपनी अपने डेब्ट्स का पेमेंट करने में सक्षम नहीं होती है, तो उस केस में कंपनी का बैंकरप्ट करके कंपनी का जो है डिसोल्यूशन या समापन कर दिया जाता है। और यदि कंपनी के मेंबर्स दिवालिया होते हैं तो उससे कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट यदि कंपनी पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स यदि दिवालिया हो जाते हैं तो फिर उसका प्रभाव पार्टनरशिप फर्म पे भी पड़ता है। तो इस प्रकार ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।